हेलो एंड वेलकम टू टीम यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स। तपस्वी आईएएस में आपका स्वागत है। आज के हमारी वीडियो लेक्चर की श्रृंखला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसका पहला लेक्चर मैं आपके सामने आया हूं। मेरा नाम है देव। मैं आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेक्चर लूंगा और मैं परस्यूइंग कर रहा हूं पीएचडी केमिस्ट्री के ऊपर और साइंस एंड टेक के ऊपर मेरा नीश है। तो पहले लेक्चर से स्टार्ट करते हैं जो कि है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके बारे में पूरी की पूरी चीज जानेंगे। मॉलिक्यूल्स, एटम्स, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, काफी सारी टर्म्स है जिसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। इससे पहले ये बता दूं कि मेरे जो भी लेक्चर्स है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर करेंगे और डिफरेंट एंगल से कवर करेंगे। तो मेरे लेक्चर की कोई भी स्लाइड मिस मत करिएगा। इसकी जो पीपीटी है उसको डाउनलोड करिएगा जो वीडियो के साथ कलर पीडीएफ होंगी और उसमें से आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, टर्म्स मिलेंगी और वो टर्म्स आप जब वीडियो लेक्चर 1 या 2 बार देख चुके होंगे तो मेरी पीपीटीज हैं जो पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको दी जा रही है वो आपको हेल्प करेगी रिवीजन के टाइम पे। तो साइंस एंड टेक के जो 26 लेक्चर है जिसके ऊपर से एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि साइंस एंड टेक का जो बेसिक्स है उनमें से जो एमसीक्यूज आते हैं, जो लॉजिकल एमसीक्यूज आते हैं, उसमें से काफी सारा पोर्शन आप कवर कर सके उसके ऊपर हमारी कोशिश है। तो चलिए चालू करते हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हमारा पहला वीडियो लेक्चर है। आशा रखता हूं कि मेरे वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और जाते हैं हमारे पहले कंसेप्ट की तरफ कि कंपाउंड और मिक्सर के बीच में डिफरेंस जानेंगे और कंपाउंड और मिक्सर क्या है इसको जानेंगे। तो इसके आगे मैंने बेसिक केमिस्ट्री को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है और कंपाउंड और मिक्सर को पहले ले लिया है। इजी टर्म से इसको जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि आगे की जो भी चीजें आएंगी वो आपको समझने में इजी रहेगी और थोड़ा सा उसको मैंने इस तरह से समझाने की कोशिश की है कि जिससे कि आपको मॉलिक्यूल्स, एटम की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में पता चल जाएगा इजीली। और जो बाद में जब आप आईएएस के एस्पिरेंट है तो आपको जो बाद में ये जो डीप में जाएगा तो आपको ये टर्म्स इजी रहेगी बाकी की चीजें समझने के लिए। तो चलिए समझते हैं कि कंपाउंड क्या है। तो कंपाउंड इन केमिस्ट्री, अ कंपाउंड इज ए सब्सटेंस that result from a combination of two or more different chemical elements जो हमारा पीरियोडिक टेलीबर है 107 और 111 टाइप के एलिमेंट्स है उन in such a way that the atoms of the different elements are held together by chemical bonds that are difficult to break. The smallest unbreakable unit of the compound is called a molecule. अब ये तो हो गई डेफिनेशन। इसमें कुछ नहीं समझ में आएगा, मैं आपको आसान समझ में शब्दों में समझाता हूं। ओके, तो समझते हैं। टू और मोर डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स, एक आपने ले लिया हाइड्रोजन और दूसरा एलिमेंट ले लिया आपने ऑक्सीजन। तो इन दोनों को मिला के आपके पास हाइड्रोजन के 2 अणु ले लिए और ऑक्सीजन ले लिया तो आपके पास बनती है टोटली डिफरेंट एलिमेंट्स लाइक वाटर, H2O को आपने यहाँ पे बना दिया, राइट। तो इसे कहते हैं कंपाउंड। लेकिन प्रॉपर अमाउंट में और प्रॉपर मास में मिक्स करना है तो ही वाटर बनेगा, ये एक पहली शर्त है। ये प्रॉपर अमाउंट और प्रॉपर मास क्या है ये समझ लेते हैं। लाइक H2 का रेशियो है 2U और इसको लेते हैं 16U, राइट। तो 2 को छोड़ दिया तो 1/8 के रेशियो में हो गया। टी को यहाँ पे 1 लेते हैं और इसको कर देते हैं 8। तो 1/8 के रेशियो में अगर अमाउंट और मास के रेशियो में वो जाएंगे तो ही H2O फॉर्म होगा, वाटर बनेगा, अदरवाइज वाटर बनेगा नहीं, राइट। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन हो गई हमारे कंपाउंड। और यहाँ पे अगर हमने रेशियो चेंज किया या सोच लीजिए 4/9 कर लिया तो वो H2O फॉर्म नहीं करेगा। ये तो हम समझ चुके हैं, राइट। तो एक ये प्रोडक्ट निकल के आई, H2O बना, ये वाटर बना। अभी लिखा है दैट आर डिफिकल्ट टू ब्रेक, इसको अगर आप गर्म करोगे तो भी वाष्प बनेगी, लेकिन इन दोनों को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को प्रोपोर्शन में अलग करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड। उसके बाद आता है मिक्सचर। मिक्सचर में
ये प्रपोर्शन मास अमाउंट कुछ भी नहीं होता, आप किसी भी रेशियो में ऐड कर लीजिए तो जो प्रोडक्ट बनती है या उसको बनती है उसको मिक्सचर या संयोजन कहते हैं। उसको हम वो रेशियो में प्रपोर्शन में ऐड नहीं करते, या 2 या 3 एलिमेंट्स को हम किसी भी तरह से मिक्स करते हैं उसको मिक्सचर कहते हैं। लाइक आप सोच लीजिए लेमोनार्ड, आपको पानी में थोड़ा सा कम नींबू डाला तो आपको थोड़ा खट्टा स्वाद आएगा, थोड़ा ज्यादा नींबू डाला तो आपको थोड़ा खट्टा ज्यादा स्वाद आएगा। अपने स्वाद के अनुसार आप मिक्स करते हो, संयोजन करते हो, उसको मिक्सचर बोलते हैं। और मिक्सचर को थोड़ा सा अलग करना इजी होता है कंपाउंड के मुकाबले, राइट। तो ये हो गया कंपाउंड और मिक्सर की इजी डेफिनेशन। और ये बात याद रखिए कि जो स्मॉलेस्ट अनब्रेकेबल पार्ट इज अ कंपाउंड इज कॉल्ड मोलेक्यूल। आगे हम इसकी डेफिनेशन को जानेंगे। तो पहले कंसेप्ट की ओर आते हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर आप सोच लीजिए कि यहाँ से ही चालू होता है। तो सबसे पहले जानना जरूरी है मैटर की ये डेफिनेशन है। पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और ये डेफिनेशन में पूरी रटता नहीं हूं, लेकिन इजीली आसान शब्दों में आपको समझाता हूं। कि कोई भी चीज, अपने आसपास की कोई भी चीज जो मास ऑक्यूपाई करती है, जिसका कोई मास होता है, कोई भार होता है, या फिर वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, कोई भी रत्ती भार भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तो उसको बोलते हैं मैटर। उसको किसी भी चीज का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है मास का, माउंटेन, दूसरा लिया है चेयर का। और ह्यूमन बॉडी भी एक मास ऑक्यूपाई करती है और एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तो उसका उदाहरण भी लेना ही चाहिए। और साथ में मैंने वाटर भी ले लिया है, क्योंकि ये दोनों चीजें यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। तो मैटर किसे बोलते हैं कि कोई भी अपने आसपास की चीज जिसमें थोड़ा सा या ज्यादा सा कोई भी टाइप का मास हो और वो थोड़ी स्पेस ऑक्यूपाई करती हो। m प्लस एस याद रखना है, मास प्लस स्पेस, तो उसको बोलते हैं इज इक्वल टू m, यानी कि मैटर। आप याद रखना है आपको इस डेफिनेशन को। और ये जो भी चीजें आप चारों की चारों चीजें देख रहे हैं, कोई भी बड़ी चीज हो या सबसे छोटी भी चीज हो, तो वो कोई भी चीजें, लाइक आप अपना एक घर ले लीजिए, आपका घर है, वो एक बना हुआ है, वो भी एक मैटर है। तो कोई भी मैटर बनी होती है टीनी पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल का हिस्सा होता है, उनसे बड़ा बनता है। तो आप घर की ईंट ले लीजिए, तो ईंट में काफी सारे करोड़ों पार्टिकल्स होते हैं। और वो पार्टिकल्स का डेफिनेशन ले लेते, तो वो छोटे से छोटा जो पार्टिकल्स होता है, लाइक जो ईंट पूरे के पूरे करोड़ों पार्टिकल्स की बनी होती है, उसे कहते हैं मोलेक्यूल्स कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं कि मोलेक्यूल्स की डेफिनेशन क्या है और मोलेक्यूल्स के बारे में समझते हैं। तो मोलेक्यूल्स के बारे में आगे जानकारी आपको दे देता हूं, ये एक एग्जांपल के साथ। एक ये पानी है, पानी क्या हो गया, अगले ही स्लाइड में हमने जाना कि ये है मैटर। ये मैटर बहुत सारे, या ड्रॉपलेट्स कहते हैं उसके, ये ड्रॉप्स होते हैं जो पूरे छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं, ये इनके पूरे छोटे छोटे ड्रॉप से बड़ा वाटर बना हुआ होता है। तो उनके अंदर टीनी पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो ये होते हैं H2O, यानी कि H और O होता है। लाइक O यहाँ पे मिडल में रह जाएगा, ये रह जाएगा H, यहाँ पे रह जाएगा H। तो ये होता है इनका मोलेक्यूल। वाटर के मोलेक्यूल क्या होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनके टीनी पार्टिकल्स हैं, ये इनके मोलेक्यूल्स हैं, राइट। समझ में आ गया दोस्तों। तो ये एक पूरा जो बंधारण है वो एक टीनी पार्टिकल बना, एक मोलेक्यूल बना, ये एक वाटर मोलेक्यूल है। ये एक पूरा बंधारण है जो ऐसे एटम, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का एक एटम है और हाइड्रोजन के 2 एटम है। ये पूरा का पूरा बंधारण एक टीनी पार्टिकल बन गया और वो है एक वाटर मोलेक्यूल। तो ऐसे असंख्य मोलेक्यूल्स होते हैं वाटर में। तो अभी हमने कहा कि अंदर जो एटम की बात की उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये बड़ी चीजें, ये वाटर, माउंटेन, चेयर सभी देखी, वो हो गया एक मैटर। उसके मैटर का सबसे टीनी पार्टिकल होता है जिससे बना होता है, उसको हम बोलते हैं मोलेक्यूल। और मोलेक्यूल के बाद में, मोलेक्यूल भी किससे बने हुए होते हैं, तो जो फाइनल एंटिटी हमारे पास आती है वो है एटम, राइट। तो
एटम्स के बारे में हम आगे जानते हैं। मोलिक्यूल्स के अंदर एटम्स होते हैं, एटम का फॉर्मेशन है, एक मोलिक्यूल्स बनाता है, से एक मोलिक्यूल बनता है। तो एटम्स के बारे में चलिए दोस्तों जानते हैं। तो इस उदाहरण के द्वारा आपको समझाऊंगा। ये पूरा का पूरा चित्र है, उसमें एक एटम का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, जिसमें ये बीच का जो सेंटर का जो मास होता है, ये जो डॉट्स है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में नॉर्मली क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और ये पूरा का पूरा जो बंधारण है वो है एक एटम का बंधारण। और ये न्यूक्लियस के आसपास जो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व हो रहे हैं ये पार्टिकल्स, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ये 3 सब पार्टिकल हो गए एटम के। तो एटम के फॉर्मेशन में ये 3 सब पार्टिकल्स होते हैं। क्या हो गया, एक हो गया प्रोटॉन, एक हो गया न्यूट्रॉन, और तीसरे हो गए इलेक्ट्रॉन्स, जो बाहर के ऑर्बिट में रिवॉल्व होते रहते हैं। इन सभी का कोई खास काम है, कोई खास वजह है, कोई खास चीजें होती है, उनका खास महत्व होता है। तो इसके बारे में आगे जानते हैं। ये पूरे के पूरे जो एटम है उसका जो एंटायर मास होता है एंटायर पूरा का पूरा जो मास होता है वो न्यूक्लियस का होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। यही चीज का एंटायर मास होता है, वो एटम का मास होता है। तो वहां पे हमने पहले ही यहाँ पे बताया कि वो क्या है, वो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से इसमें सब पार्टिकल्स होते हैं। तो क्या हुआ, तो जब हम एटॉमिक मास के बारे में जब बात करेंगे तब बात आ जाएगी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बारे में ही बात होगी। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ही एटॉमिक मास कहा जाता है, राइट। तो उसके आसपास जो ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं इलेक्ट्रॉन, इसका जो वेट होता है वो निग्लेजिबल होता है, काउंट नहीं किया जाता है। तो एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। तो ये बात आपको याद रख। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करते हैं, और आसपास में जो रिवॉल्व होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये रिवॉल्व करते हैं एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं वो है एटॉमिक नंबर। एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को आभारी होता है। तो ये एटॉमिक नंबर्स को रिवॉल्व। और जब हम कई बार बात कर रहे होते हैं तो ऐसा आपने सुना होगा कि एटम इज इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल। तो ये क्या चीज है, इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल के बारे में हम जान लेते हैं। जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज प्लस वीई लेके चलता है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। न्यूट्रॉन होता है, उसका नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि वो न्यूट्रल है, तो 0 चार्ज होगा, उसमें कोई चार्ज नहीं होगा। और इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज लेके चलते हैं, राइट। तो इसकी जो संख्या है ये इसके बराबर हो जाएगी, तो एक एटम होगा वो इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल होगा, राइट। तो एटॉमिक मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या हो गया, एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर हो जाएगा, तब इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल एटम हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन आपको इजीली समझ में आ गई होगी, ऐसा आशा रखता हूं। और इसकी एक लास्ट डेफिनेशन ले लेते हैं कि न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये कहाँ पे रहते हैं, न्यूक्लियस में, इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। तो पहले अभी हम इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट जानते हैं एटम में, तो पहले जान लीजिए। और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का भी हमने एक डेफिनेशन जाना था। तो एटम इज ए स्टेबल एंटिटी। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही ऑर्बिट में रिवोल्ट नहीं करते होंगे, उसकी भी कोई एक पाथ होगा, पर्टिकुलर पाथ होगा, और पर्टिकुलर उसका एक स्ट्रेटेजिक पाथ है जिसमें वो घूमते होंगे। तो वो क्या पैटर्न है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये एक पिक्चर है, इस पिक्चर के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, राइट। तो सबसे पहले इस चित्र में बताया है, इसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस, जिसके बारे में हम पढ़ गए हैं। उसके अंदर होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, राइट। तो यहाँ पे प्लस साइन दिया हुआ है क्योंकि पॉजिटिव साइन होता है प्रोटॉन का, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज लेके चलते हैं, और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। जिस दोनों को कंबाइन करेंगे तो वो एक पॉजिटिव चार्ज होगा, इसीलिए न्यूक्लियस होता है, उसका वीज भार होता है वो पॉजिटिव होता है। उसके बाद बात करेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये उसके एनर्जी लेवल से, कोई भी न्यूक्लियस के आसपास इस तरह से प्रोपोर्शन में एनर्जी लेवल्स होते हैं। लाइक ये पहला एनर्जी लेवल है जहां पे ये नंबर्स लिखे हैं 2, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है।
ये एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक मेथड में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और ये इसके एनर्जी लेवल की ये संख्या है। लाइक पहले एनर्जी है जिसका एटॉमिक नंबर लाइक हो गया, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जिसका एटॉमिक नंबर 2 होगा, तो वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे घूम सकते हैं, राइट। अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वो दूसरे एनर्जी लेवल में या आप कहें कि दूसरे सेल में या दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, ये दूसरे एनर्जी लेवल के ऊपर जाएगा। अगर ये फुलफिल हो गया तो फिर इससे ज्यादा इस पे नहीं आ सकते, इसके ऊपर जाएंगे। तो इस तरह से एनर्जी लेवल होता है। यहाँ पे 32 बताया है, लेकिन इससे भी ज्यादा इसी पैटर्न के हिसाब से इसके एनर्जी लेवल हो सकते हैं, राइट। और ये पूरी की पूरी पैटर्न को समझने के लिए, या फिर ये कहे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो ये 3 इलेक्ट्रॉन हुए तो ये एनर्जी लेवल में कैसे जाएगा, उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि एक पैटर्न के हिसाब से, एक सूत्र के हिसाब से, और एक रिएक्शन या कहे कि एक प्री डिफाइंड चीज से या एक सूत्र से ये इलेक्ट्रॉन्स रिवोल्ट करते हैं और एनर्जी लेवल में घूमते हैं। ये सूत्र है 2n², राइट। तो इसके बारे में जानते हैं। तो इस सूत्र में n को एनर्जी लेवल, हम पहले एनर्जी लेवल के अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसको अगर n की जगह पे 1 लेंगे तो पहले एनर्जी लेवल के नंबर आएंगे 1, अगर 2 रखेंगे तो 8 आएगा। अगले स्लाइड की तरफ देखते हैं, दूसरे में अगर 2 रखेंगे तो 8 आएगा, 3 रखेंगे तो 18 आएगा, और 4 रखेंगे तो 32 आएगा। तो 2n² के हिसाब से एनर्जी लेवल डिफाइन होते हैं और वहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो डिफाइन होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले एनर्जी लेवल में अगर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो पहला जो एनर्जी लेवल है वो उसे रखेगा ही नहीं, वो पास कर देगा उसके दूसरे एनर्जी लेवल में, यानी कि जहां पे 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो अगर इसकी संख्या हो गई 8, तो अगर ये 8 फुलफिल हो जाते हैं तो ये सेल है उसको रखेगा नहीं और उसको ट्रांसफर करेंगे तीसरे एनर्जी लेवल में, और इस तरह से सो ऑन हो जाएगा और आगे के आगे इसकी पैटर्न चलती रहेगी। ये सभी एलिमेंट्स के सिंबल्स मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं, तो ये आपको मेमोराइज करना है। जब पीडीएफ डाउनलोड करें तो आपको इसको याद रखना है। इसके ऊपर काफ़ी सारे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से लॉजिकल एमसीक्यूज आ सकते हैं, और ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस हिसाब से बने हुए हैं। तो एक बार आप बेसिक को समझ लेंगे तो उसके ऊपर से 1 लाख एमसीक्यूज भी अगर बन गए तो आप सभी को फुलफिल कर सकते हैं। और ये सिंबल्स हैं वो उसके लैटिन नेम के हिसाब से बना हुआ है। लाइक लैटिन नेम, पोटेशियम का सिंबल के है लेकिन वो चालू होता है पी से, लेकिन उसका जो लैटिन नाम है उसके ऊपर से उसके सिंबल्स होते हैं। ऐसे काफी सारे नाम है, लाइक सिल्वर को एजी बोलते हैं, तो वो भी एक लैटिन नाम के ऊपर से दिया गया है। तो ये सिंबल्स को याद रखने की मेथड हमारी वेबसाइट पे आपको उपलब्ध कराई जाएगी। कृपया हमारी वेबसाइट पे जो भी फ्री मटेरियल मिलता है वो भी जो पेड सब्सक्राइबर है वो सर्फ करना ना भूले, और डेली विजिट करना ना भूले। मैं एक इजी मेथड इन सारे एलिमेंट्स को समझने के लिए दे दूंगा और वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको पीरियोडिक टेबल पूरा का पूरा याद रह जाएगा। उसकी इजी मेथड मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं उदाहरण के द्वारा हम आगे जो सीख गए हैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बोरोन के साथ समझते हैं। ये न्यूक्लियस है बोरोन का और उसका एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉन से आप पता चल जाएगा कि उसका एटॉमिक नंबर है वो है 5। तो इसके पहले एनर्जी लेवल में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन रिवोल्ट कर रहे हैं और बाकी के जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवोल्ट कर रहे हैं दूसरे एनर्जी लेवल में। तो इसका एटॉमिक नंबर 5 है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसका 2n² के हिसाब से आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 3, राइट। तो ये हो गया 2 जो कि पहला एनर्जी लेवल है और ये हो गया 3। तो इस तरह से अगर एटॉमिक नंबर 15 भी होता है तो उसको अब आप समझ सकते हैं। पहले में 2 रखेंगे, उसमें आप बाद में आप 8 रखेंगे और तीसरे एनर्जी लेवल में 5 रहेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है और आपको आसान शब्दों में समझ में आ जाएगा। तो जब लॉजिकल क्वेश्चंस अब आगे जब हम देखेंगे उसके बाद भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि लॉजिकल क्वेश्चंस आपको फेस करने होते हैं, तो यही सारी चीजें हैं जिसको कंबाइंड करके आपको जो हमारी सिविल सर्विसेज है उसमें आपको परेशान करते हैं। तो ये चीजें अगर आपको बेस में समझ में आ गई तो काफी सारी चीजें आपको, मैं तो यहाँ तक कहता हूं कि आगे की हमारी जो लेक्चर की श्रृंखला है वहां पे गॉड पार्टिकल आएगा, तो गॉड पार्टिकल को भी समझने में या फिर आपको जो बेस समझना है वो समझेंगे तो बाकी की जो भी हार्ड चीजें हैं वो आपको समझ में आ जाएगी। तो मैंने बोरोन के थ्रू आपको अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा दिया, तो इसी तरह से सभी एलिमेंट्स को आप एक बार रिवाइज करना चाहे तो कर सकते हैं। और आगे मैं एक चीज आपको बता देता हूं, यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लिया हुआ है, यहाँ से हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को समझने की कोशिश करेंगे। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो लास्ट जो एनर्जी लेवल होता है या सेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लाइक हमने आगे पढ़ा बोरोन में तो 2 और 3 होता था, वो 5 उसका एटॉमिक नंबर था। तो जो 5 एटॉमिक नंबर था इसमें लास्ट सेल में लास्ट एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 3। तो बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3 हो गए, राइट। तो इसी तरह से एक तत्व के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और पिक्चर दिखाया है। आपका ये होमवर्क है, ये कौन सा तत्व है और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या है। जो आउटर मोस्ट सेल में आउटर मोस्ट जो एनर्जी लेवल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बता देता हूं कि लाइक ये 3 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे एनर्जी लेवल में 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल करने की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि इनको 5 इलेक्ट्रॉन या तो दूसरे सेल को यानी दूसरे एनर्जी लेवल को फिल करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन या तो लेना है या फिर ये 3 डोनेट करना है। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, राइट। तो उसके जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन किसी भी मिक्सचर में, कंपाउंड में या कुछ भी चीजें कह दीजिए बॉन्डिंग में, तो वहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्ट लेते हैं और उसका जो पोर्शन होता है वो केमिकल रिएक्शन में बहुत बड़ा होता है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं एक थोड़ी सी चीजों के बारे में। इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस, इसके बारे में जानते हैं कि हमने पहले से आपको बताया कि जो आउटर मोस्ट सेल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो केमिकल प्रोसेस में पार्ट लेते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि काफी सारे जो यहाँ पे मैंने जो आपको गैसेस बताए हैं, जो एलिमेंट्स बताए हैं, उनके आउटर मोस्ट सेल्स में जो एनर्जी लेवल होता है वो फिल हुआ होता है। लाइक दूसरा एनर्जी लेवल है वहां पे 8 अगर इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं तो उसके लेने या देने की यानी डोनेट करने की या एडॉप्ट करने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बनती है, तो केमिकल रिएक्शन में वो पार्ट नहीं लेते हैं, उसको नोबल गैसेस किया जाता है और उसकी जो नेचर होती है उसे इनर्टनेस बोला जाता है। तो ऐसे तत्व है हीलियम, राइट। तो उसका एनर्जी लेवल फिल हुआ होता है, उसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो उसका पहला एनर्जी लेवल फुल हो गया और उसको कोई रिक्वायरमेंट रहती नहीं। ऐसे दूसरे तत्व है नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडन। अब थोड़ी सी जानकारी लेते हैं वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो पहले तो बता दें कि जो लास्ट आउटर मोस्ट पेरिफेरल का जो सेल होता है, जो एनर्जी लेवल होता है, उससे वैलेंस सेल कहा जाता है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, राइट। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी के टर्म्स के बारे में जानेंगे। 2 टाइप की वैलेंसी होती है, तो इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज समझाता हूं, लाइक ले लेते हैं सोडियम। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11, राइट। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप समझ गए होंगे किस तरह से होगी, 2 फिर 8 फिर 1। तो अब हम कंपाउंड और मिक्सर सभी जगह को डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। आपको कंपाउंड पहले याद कर लीजिए, फिर मिक्सर को याद कर लीजिए, राइट। और मैंने तीसरी बात की थी इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल, तो सभी एटम्स स्टेबिलिटी चाहते हैं, राइट। तो स्टेबिलिटी की तरफ उसका नेचर होता है। तो पहला जो एनर्जी लेवल है वो तो क्या है, वो फुलफिल है, वहां पे एनर्जी लेवल में 2 है, स्टेबल है। दूसरा एनर्जी लेवल है या फिर कहे कि सेल है, वो वहां पे 8 है। लेकिन जो तीसरा एनर्जी लेवल है तो वहां पे या तो
एक इलेक्ट्रॉन है मीन्स वो कंप्लीट नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक अपना इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करने की कोशिश करेगा, वो अपना डोनेट कर देगा और उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2-8, वो हो गया सेटिस्फाइड, स्टेबल हो गया और उसको जरूरत नहीं रहेगी अनस्टेबिलिटी की। अब बात करते हैं क्लोरीन के बारे में, जिसका एटॉमिक नंबर है 17। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2, 8 और 7, राइट। तो ये तो अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। इसको अभी क्या चाहिए, या तो फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट कर देने हैं, या फिर ये एक चीज करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन्स ये एडॉप्ट करने की कोशिश करेगा। तो सबसे इजी क्या रहेगा, शक्ति का व्यय नहीं होगा, खर्चा ज्यादा नहीं होगा और इजीली एक इलेक्ट्रॉन्स एडॉप्ट कर लेगा, ये इसका नेचर रहेगा स्टेबिलिटी के लिए। और उसी तरह यहाँ पे वो लेगा कहाँ से और ये डोनेट कहाँ पे करेगा, तो ये लेगा सोडियम से और ये लेगा सोडियम से और ये देगा क्लोरीन को। तो इसी तरह से फाइनल प्रोडक्ट बन जाती है NaCl। तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी कंपाउंड, जो कि सोल्ट, हमारी फाइनल प्रोडक्ट आई है सोल्ट, राइट। तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है कि स्टेबिलिटी के लिए ये ऐसी आदान प्रदान इलेक्ट्रॉन्स के करते हैं और उससे एक फाइनल जो संयोजन या फिर कंपाउंड कह सकते हैं वो बनता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। और वैलेंसी का एक दूसरा केस डिस्कस करते हैं, जिसमें हम उदाहरण के रूप में लेते हैं क्लोरीन ही। तो क्लोरीन का हमने पहले भी देख लिया, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2-8-7, राइट। तो इसे 2-8-8 होने में एक की रिक्वायरमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, और दूसरा परमाणु एटम भी ले लेते हैं हम 2-8-7, ये हो गया दूसरा क्लोरीन। तो क्लोरीन ही लिया। तो इन चीज में, इन केस में क्या करेगी, इसको भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा, राइट, और एक इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा। तो यहां से दोनों पार्टनरशिप करके फुलफिल होंगे, स्टेबल होंगे। इस कंडीशन को कोवैलेंसी कहा जाता है। तो वैलेंसी दो प्रकार की होती है, एक इलेक्ट्रोवैलेंसी, यानी कि क्लोरीन को अगर स्टेबल होना है तो इस चीज में, यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड लाइक सोडियम के साथ भी वो कर सकता है, जिसमें आदान प्रदान होता है, या फिर वो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर देता है, जिसको कहते हैं कोवैलेंसी। तो यहाँ पे बेसिक्स ऑफ द केमिस्ट्री का पूरा जो पार्ट है, यहाँ पे हमने कोशिश की है कि आपको पूरा का पूरा बेसिक ऑफ द केमिस्ट्री समझाने की कोशिश की है। अब मेरा वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा वो बताइएगा, और अगर आपको रिक्वायरमेंट है इसकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। इसमें मैंने कीवर्ड्स अवेलेबल रखे हैं, तो जिससे कि आपको समझने में अच्छी जानकारी रहे। अगले लेक्चर में थोड़ा डीप में जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर, वो सभी चीजें क्या होती है उसके बारे में समझेंगे, और उसके आगे के लेक्चर में उससे भी थोड़ा डीप जाएंगे। तो ये 26 लेक्चर में आप एक साइंस एंड टेक के प्रो की तरह उसको समझ सकेंगे और नए जो करंट अफेयर्स है, जो करंट अफेयर्स आते हैं, उसको रिलेट कर सकते हैं। तो इन चीजों से आपकी आईएएस की प्रिपरेशन अच्छी जाएगी, यही हमारी कोशिश रहेगी। आशा रखता हूं हमारा दूसरा टॉपिक आप जानने में एक्साइटेड होंगे, और शेड्यूल के हिसाब से मैं लेक्चर लेके आ जाऊंगा। गुड बाय।